यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लोको का चार्ज लेते समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य क्या है, वो हमें देखना है। तो लोको का चार्ज लेते समय क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो लोको का चार्ज देने वाले और लेने वाले, तो सबसे पहले देखते हैं लोको का चार्ज लेते समय ड्यूटी। जब हम लोको का चार्ज लेते हैं तब ड्यूटी क्या है। लोको का चार्ज लेने वाले एलपी एंड एएलपी की ड्यूटी क्या है, क्या उनके कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पर, इंजन के आगमन होने पर ड्यूटी पर आने वाला लोको पायलट ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट से पूर्व में किए गए संचालन के दौरान पाई गई असामान्यताओं के बारे में पता लगाएगा। जो असामान्यता पाई गई है उनके बारे में पता लगाएगा, यानी पहले जो लोको पायलट गाड़ी लेकर आया है और जो लोको पायलट गाड़ी का चार्ज ले रहा है, तो गाड़ी का चार्ज लेने वाला लोको पायलट गाड़ी लेकर आने वाले लोको पायलट से संचालन के दौरान, जो पहले उन्होंने संचालन किया है, उस संचालन के दौरान पाई गई असामान्यताओं के बारे में पता लगाएगा। दूसरा है कि वह ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट द्वारा लॉगबुक में दर्ज की गई असामान्यताओं की जांच करेगा। जो लॉगबुक में असामान्यता दर्ज की गई है, यानी जिस लोको पायलट ने ड्यूटी छोड़ी है उसने लॉगबुक में कुछ असामान्यताएं दर्ज की गई होंगी, उन असामान्यताओं की वो जांच करेगा कि वो जो लॉगबुक में असामान्यता बताई गई हैं वो किस टाइप की हैं। उन असामान्यताओं की जांच करेगा और उसके बाद में कॉलम के अनुसार इंजन लॉगबुक में जो भी आवश्यक प्रविष्टियाँ हैं उनको वो भर देगा। तीसरा काम क्या करेगा, वह बीपीसी सतर्कता आदेश यदि कोई हो तो उसे प्राप्त करेगा। अगर कोई बीपीसी है या फिर कोई सतर्कता आदेश है तो उस सतर्कता आदेश और बीपीसी को वो प्राप्त करेगा। वह गाड़ी लाइट या गाड़ी है या लाइट इंजन के ब्रेक पावर के बारे में, या यदि गाड़ी है तो गाड़ी के बारे में, अगर लाइट इंजन है तो लाइट इंजन के ब्रेक पावर के बारे में ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट से पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा, ब्रेक पावर के बारे में। तो वह क्या करेगा, वह गाड़ी या लाइट इंजन के ब्रेक पावर के बारे में ड्यूटी छोड़ने वाले लोको पायलट से पूछेगा और लोको बीपी प्रेशर की अपेक्षित मात्रा को सुनिश्चित करेगा। यानी लोको में बीपी प्रेशर की जो अपेक्षित मात्रा है, बीपी प्रेशर जो मात्रा में होना चाहिए उस अपेक्षित मात्रा को वो सुनिश्चित करेगा, इतनी मात्रा उसमें होनी चाहिए। चौथा कर्तव्य है कि ड्यूटी पर आने वाला लोको पायलट अंडर ट्रक कपलिंग, ड्यूटी पर आने वाला लोको पायलट अंडर ट्रक कपलिंग और इसके हिस्से एवं एक्सल बॉक्स के तापमान की जांच करेगा। एक्सल बॉक्स के तापमान की जांच करेगा। वह एमआर से नमी को भी ड्रेन करेगा। जो एमआर में नमी है, एमआर से नमी को भी वो ड्रेन करेगा। तो वह एमआर से नमी को भी ड्रेन करेगा। पांचवा पॉइंट है, वह किसी असामान्य बातों का पता करने के लिए एक नज़र डालेगा। कोई भी अगर असामान्य बातें हैं तो असामान्य बातों का पता करने के लिए एक नज़र किस पर डालेगा, एक नज़र वो डालेगा ईएम कॉन्टैक्टर, टारगेट रिले, आइसोलेटिंग स्विच, ईएम कॉन्टैक्टर, टारगेट रिले, इन पर एक नज़र वो डाल लेगा। दूसरा क्या करेगा, वो बैटरी चार्जर, बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग करंट पर भी नज़र डाल लेगा। बैटरी चार्जर, बैटरी वोल्टेज एंड चार्जिंग करंट। तो बैटरी चार्जर, बैटरी वोल्टेज और चार्जिंग करंट पर भी नज़र डालेगा। तीसरा, वो एमसीपीए का वर्किंग पर ध्यान देगा। एमसीपीए की वर्किंग, तो वह एमसीपीए की वर्किंग पर भी ध्यान देगा। छठवां पॉइंट क्या है कि वह एसपीएम में फ्लॉपी की उपलब्धता और समय की सुनिश्चितता करेगा। जो स्पीडोमीटर है उस स्पीडोमीटर में फ्लॉपी की उपलब्धता और समय को सुनिश्चित करेगा। इसमें दिनांक, गाड़ी नंबर, लोको पायलट की आईडी, दिनांक, गाड़ी नंबर,
लोको पायलट की आईडी, एलपी आईडी, लोड इत्यादि डेटा को वो भरेगा उसमें, तथा एनर्जी मीटर से रीडिंग एवं किलोमीटर नोट करेगा। जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से वो रीडिंग नोट करेगा और किलोमीटर भरेगा, किलोमीटर वो भरेगा। उसके साथ में वो क्या करेगा, उसके साथ में वो एमसीपी, एमसीपीए, टीएफपी और जीआर इनके तेल का लेवल वो चेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी है। यानी लोको का चार्ज लेने वाला लोको पायलट की ड्यूटी क्या है, असमानता पाई गई है जो, यानी पहले पूर्व संचालन में जो पिछला लोको पायलट ड्यूटी छोड़ रहा है उससे असमानता के बारे में पता करेगा कि कोई असमानता उसको संचालन में मिली है तो उसके बारे में पूछताछ करेगा। लॉगबुक में जो उसने असमानता भरी है उसकी जांच करेगा, उसको देखेगा एक बार। बीपीसी प्राप्त करेगा, सतर्कता आदेश दिया गया है तो उसको प्राप्त करेगा। ब्रेक पावर वो चेक कर लेगा। अंडर ट्रक में कपलिंग, एक्सल बॉक्स, एमआर की नमी को ट्रेन कर लेगा। अगर असमानता बातों में वो चेक करेगा कि आइसोलेटिंग स्विच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ईएम कॉन्ट्रैक्टर टारगेट रिले पर एक नज़र डाल लेगा। बैटरी चार्जर पर, बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग करंट पर भी एक नज़र डाल लेगा। एमसीपीए की वर्किंग पर भी एक बार ध्यान दे लेगा। स्पीडोमीटर में जैसे फ्लॉपी है, दिनांक, गाड़ी नंबर, एलपी और एलपी की आईडी डेटा है वो भरेगा। एनर्जी मीटर से रीडिंग और किलोमीटर नोट कर लेगा। साथ में वो एमसीपी, एमसीपीए, टीएफबी और जीआर के तेल लेवल पर भी वो ध्यान देगा। अब देखते हैं हम चार्ज देने वाले लोको पायलट की ड्यूटी क्या है। चार्ज देने वाले लोको पायलट की ड्यूटी, चार्ज देने वाले लोको पायलट की ड्यूटी क्या है। तो इंजन को कर्मचारी रहित, यानी पहला तो इंजन को अनमेंड नहीं छोड़ेगा, इंजन को यहाँ पर अनमेंड नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, रिलीज होने वाला लोको पायलट इंजन लॉगबुक में प्रविष्टियों को पूरा किए बिना इंजन नहीं छोड़ेगा। यानी इंजन लॉगबुक होती है उनमें प्रविष्टियाँ वो भरेगा, प्रविष्टियों को पूरा किए बिना इंजन को नहीं छोड़ेगा। तीसरा पॉइंट है वह आने वाले लोको पायलट को पूर्व की बुकिंग में ध्यान में आने वाली असमानताओं के बारे में बताएगा। जो उसे असामान्यता मिली थी उन असमानताओं के बारे में पूर्व के लोको पायलट को बताएगा। चौथा पॉइंट है वह बीपीसी एवं सतर्कता आदेश को सौंपे बिना इंजन नहीं छोड़ेगा। वो बीपीसी है उसके पास में और सतर्कता आदेश है, उसको आने वाले लोको पायलट को वो सौंपेगा। और पांचवा पॉइंट है कि इस दौरान क्या करेगा, इस दौरान सहायक लोको पायलट इंजन का चक्कर लगा लेगा। जब इतने काम करेगा तो जो एएलपी है वो इंजन का एक बार चक्कर लगा लेगा और एक्सल बॉक्स के तापमान को भी चेक कर लेगा। एक्सल बॉक्स का जो टेम्परेचर है उसको भी वे चेक कर लेगा। और रिवर्सल में नमी ट्रेन करेगा, रिवर्सल में नमी, तो रिवर्सल में वो नमी ट्रेन कर लेगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, WAG5 लोको में सभी ऑक्सिलरी के नाम, लोकेशन, स्विच, कॉन्टैक्टर, रिले और उनके कार्य हमें बताने हैं। तो 10 नंबर में है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखें WAG5 में कौन कौन सी ऑक्सिलरी लगी हुई हैं, कौन कौन से उनके कॉन्टैक्टर हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो वो है WAG5। तो WAG5 में सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑक्सिलरी के नाम, कौन कौन सी ऑक्सिलरी है, उसके बाद में लोकेशन कहाँ पर लगी हुई है, उसके बाद में HP जो वैल्यू है उसकी, प्रोग्राम स्विच कौन सा स्विच उसके लिए लगाया गया है, उसके लिए रिले कौन सी रिले लगाई गई है उसके लिए अगर कोई VL स्विच लगाया गया तो VL स्विच हम देख लेंगे। अगर उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर लगाया गया तो कॉन्ट्रैक्टर हम देख लेंगे, उसका कार्य क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिलरी है हमारी। सबसे पहले हमारी जो आर्नो के साथ चलती हैं वो 5 ऑक्सिलरी हम देख लेते हैं। आर्नो के साथ चलती है हमारी MPH, MBSL1, MBSL2, MBSI1 और MBSI2। ये 5 ऑक्सिलरी हैं हमारी HTC में लगी हुई हैं। HTC में है ये सारी ऑक्सिलरी हमारी, HTC में ये सारी ऑक्सिलरी हैं। और HTC में एक और ऑक्सिलरी है हमारी MVRH, ये भी HTC में ही लगी हुई है। तो ये टोटल 6 ऑक्सिलरी हैं जो कि HTC में लगी हुई हैं। अब जब ये HTC में लगी हुई हैं, इनके HP की बात करें तो HP हमारा MPH का 4.3 है, बाकी MBSL1 का 3.0, MBSL2 का 3.0, MBSI1 का 3.0, MBSI2 का 3.0 और MBRH का जो
HP है वो है 30। फिर स्विच हम देखते हैं, स्विच कौन कौन से हैं। तो स्विच है हमारे पास में MPH का स्विच है HPH, MBSL का स्विच है HVSL1, इसी तरीके से MBSL2 का स्विच है HVSL2, फिर MBSI1 का स्विच है HVSI1, MBSI1-2 का स्विच है वो है HVSI2, फिर MBRH का स्विच है HVRH। फिर रिले की बात करें, रिले कौन कौन सी लगी हुई है। रिले MPH के लिए रिले लगी हुई है QPH, MBSL1 के लिए रिले लगी हुई है QVSL1, MBSL2 के लिए रिले लगी हुई है QVSL2, MBSI1 के लिए रिले लगी हुई है QVSI1, MBSI2 के लिए लगी हुई है QVSI2 और MBRH के लिए लगी हुई है QVRH। फिर है VL स्विच हम देखें तो इनके लिए कोई भी VL स्विच नहीं है, इनके लिए कोई भी VL स्विच नहीं है। लेकिन हमारे पास में जैसे MBRH है, MBRH के साथ में हम यहाँ पर लग लेते हैं MBMT1 और MBMT2, MBMT1 और MBMT2। ये MBRH की लोकेशन तो STC में ही है, लेकिन MBMT1 और MBMT2 की लोकेशन क्या है, ये कैप 1 के पीछे है, कैप 1 के पीछे, और MBMT2 है ये कैप 2 के पीछे है, कैप 2 के पीछे। अगर इनका HP की बात देखें तो HP इनकी 35 है। स्विच की बात करें तो इसका HVMT1 स्विच होगा, इसका HVMT2 स्विच होगा। लेकिन ये ऑपरेट कहाँ से होंगी, अगर हम बात करें, अगर रिले की बात करें तो इसका होगा QVMT1, ये QVMT2। अब इनकी स्विच की बात कर लेते हैं तो ये HVRH, MVRH, MVMT1 और MVMT2 ये तीनों किससे ऑपरेट होती हैं, ये VLVMT से ऑपरेट होते हैं, VLVMT। तो इनको ऑपरेट करने के लिए VLVMT ऑन करना पड़ता है, और इनके लिए हमारे कोई स्विच नहीं होते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर भी नहीं होते हैं इनके लिए, जो हमारी आर्मों के साथ चलती है ना तो इनके लिए कॉन्टैक्टर होते हैं, ना ही इनके लिए स्विच होते हैं। तो इनका कार्य क्या है, MPH का कार्य है TWFR के तेल को सर्कुलेट करना, TFWR का जो तेल है उसको सर्कुलेट करना। MVSL1 का काम क्या है, SL1 के तेल को ठंडा करना। MVSL2 का काम क्या है, SL2 के तेल को ठंडा करना। MVSI1 का काम क्या है, RSI1 को ठंडा रखना। MVSI2 का काम क्या है, RSI2 को ठंडा रखना। और फिर MVRH की बात कर लें, यहाँ पर MVRH क्या है, यहाँ पर MVRH के लिए कॉन्टैक्टर लगा हुआ है C107, MVRH के लिए C107 है। फिर MVMT1 के लिए C105 है, MVMT2 के लिए C106 है। अगर इसका काम हम देखें, MVRH का काम क्या है, TWFR के तेल को तथा RPS के तेल को ठंडा करना। TWFR या TFWR है, TFWR प्लस RPS, इसके तेल को ठंडा करना। और MVMT1 MVMT2 का काम क्या है, MVMT1 का काम है ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडा करना। MVMT2 का काम है ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 के ठंडा करना। अब हमारे पास में आते हैं 3 कंप्रेसर बचते हैं। तो 3 कंप्रेसर जैसे कि MCP1, MCP2 और MCP3, इनकी लोकेशन कहाँ है, तो ये तीनों ही हमारे कैप 1 के पीछे हैं, कैप 1 के पीछे हैं तीनों। और इनकी अगर HP की बात करें तो 12.6 है इनका तीनों का HP 12.6। अगर स्विच की बात करें तो SCP स्विच के द्वारा 3 ऑपरेट होते हैं, SCP स्विच है। और अगर VL स्विच की बात करें तो VLCP के द्वारा ये ऑपरेट होते हैं, VLCP के द्वारा। कॉन्टैक्टर की बात करें तो इसके लिए C101, C102 और C103 कॉन्टैक्टर हैं। और इनका काम क्या है, कंप्रेस्ड हवा बनाना इनका काम है, कंप्रेस्ड हवा बनाना। तीनों का काम ही है कंप्रेस्ड हवा बनाना, कंप्रेस्ड हवा बनाना इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, स्पार्क से बचने के उपाय बताएं। क्या क्या उपाय हैं जो स्पार्क से बचने के हैं, यानी सिग्नल पार्क एट डेंजर, खतरा सिग्नल पार करने से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो उन सावधानियों को हमें बताना है।
तो 30 के आसपास सावधानियाँ हैं यहाँ पर। अब जैसे हम देखें यहाँ पर स्पार्ट है, स्पार्ट से बचना है हमें, तो स्पार्ट से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। स्पार्ट से बचने के लिए पहला काम है, सतर्क कर्मचारी ही सतर्कता का सर्वोत्तम साधन है। यानी कह सकते हैं हमेशा आदमी को सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। तो सतर्क जो कर्मचारी है, सतर्क कर्मचारी ही सतर्कता का सर्वोत्तम साधन है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, घर और रनिंग रूप में पर्याप्त आराम करना है। क्या करना है? पर्याप्त आराम। घर पर भी पर्याप्त आराम करना है और रनिंग रूम में भी पर्याप्त आराम करना है। ध्यान द्वारा तनाव कम करना है, ध्यान करना है। ध्यान से क्या होगा? तनाव कम होगा। तो ध्यान द्वारा तनाव कम करना है, तनाव कम करने की कोशिश करनी है। चौथा पॉइंट है, मोबाइल को बंद और साइलेंट मोड में रखना है बैग में। तो हमें मोबाइल को या तो बंद रखना है या फिर साइलेंट मोड में रखना है। और कार्य के दौरान व्यक्तिगत समस्याओं से दूर रहना है। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्याओं से दूर रहना है कार्य के दौरान। छठवां पॉइंट है, गाड़ी संचालन के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है गाड़ी संचालन के दौरान। हर तरह की नशीली वस्तुओं से दूर रहना है। जो नशीली वस्तुएं हैं, उन नशीली वस्तुओं से दूर रहना है। और रोड लर्निंग लेकर के खंड की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेना है। इसकी भौगोलिक, जो खंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी कैसे लेना है? रोड लर्निंग लेकर के खंड की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेना है। और साइन ऑन साइन ऑफ दोनों समय श्वास परीक्षण करना है, यानी BA टेस्ट करना है दोनों समय। कब? साइन ऑन और साइन ऑफ करते समय। अगला पॉइंट है, खंड में दाहिनी तरफ लगाए गए सिग्नलों को ध्यान में अवश्य रखें। जो भी खंड में दाहिनी तरफ सिग्नल लगाए गए हैं, उन दाहिनी तरफ लगाए गए सिग्नलों को ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। और सिग्नलों पर नज़र रखना है, सिग्नलों पर नज़र रखनी है हमें, लगातार सिग्नलों पर नज़र रखनी है। संचालन से पूर्व लोगों की पूरी तरीके से जांच कर लेना है। संचालन से पहले लोगों की पूरी तरीके से जांच कर लेनी है। और BPC की वैधता की जांच कर लेनी है। BPC की जो वैधता है उसकी हमें जांच कर लेनी है। अगला पॉइंट है, इंजन में रखे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेना है। जो सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं, उन सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेना है। ज़रूरत होने पर कंटिन्यूटी टेस्ट अवश्य करना है। कौन सा टेस्ट? कंटिन्यूटी। तो ज़रूरत होने पर कंटिन्यूटी टेस्ट अवश्य करना है। अगला पॉइंट है कि अपने प्रस्थान सिग्नल के संकेत को सुनिश्चित करना है। अपने प्रस्थान सिग्नल, तो अपने प्रस्थान सिग्नल का जो संकेत है उसे अवश्य सुनिश्चित करना है। और आपस में गाड़ी को दिए गए सिग्नलों के संकेत को साफ साफ बताना है, साफ साफ संकेतों को बताना है। तो आपस में गाड़ी को दिए गए सिग्नलों को संकेतों को साफ साफ बताना है। सिग्नल पास होने तक उस पर लगातार नज़र रखना है। सिग्नल पास होने तक उसी सिग्नल पर नज़र रखना है। और क्या करना है? ब्रेक फील्ड टेस्ट और पावर टेस्ट करना न भूलें। हमें ब्रेक फील्ड टेस्ट और पावर टेस्ट करते रहना है। ब्रेक फील्ड टेस्ट और पावर टेस्ट करना नहीं भूलना है। सारे सतर्कता आदेशों का पालन करना है। जो भी सतर्कता आदेश दिए गए हैं, उन सतर्कता आदेशों का पालन करना है। स्टेशन पर पहुंचने और उसे पार करते समय हमें गाड़ी को नियंत्रण में रखना है। जब भी स्टेशन पर पहुंचते हैं या पार करते हैं, ओवर स्पीडिंग और अति विश्वास से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्पीड दोनों से बचना है। ओवर स्पीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों से बचना है। BCD के संकेतों का हमें पालन करना है। जो BCD के संकेत है, उस BCD के संकेतों का हमें पालन करना है। कैब में यात्रा कर रहे अन्य व्यक्तियों से बात नहीं करें। अगर कैब में कोई यात्रा कर रहा है तो अन्य व्यक्तियों से हमें बात नहीं करना है जो कैब में यात्रा कर रहे हैं। AWS को आइसोलेट नहीं करें। किसको? AWS को। AWS को हमें आइसोलेट नहीं करना है। और
और क्या करना है, वर्किंग टाइम टेबल में दिए गए निर्देशों का पालन करना है। WTT में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करना है। अगला पॉइंट है, असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन के नियमों का ज्ञान रखें। असामान्य परिस्थिति में किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, तो असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन के नियमों को ध्यान में रखना है। प्राधिकार पत्र एवं लाइन क्लियर संबंधी बातें वॉकी टॉकी पर नहीं करें। जो भी हमारे पास में है प्राधिकार व लाइन क्लियर संबंधी जो बातें हैं वो वॉकी टॉकी पर नहीं करनी है। खंड में अनुभव किए गए सभी कमियों को दर्ज करना है। जो भी खंड में अनुभव की गई सभी कमी हैं उनको हमें दर्ज करना है। और दोनों चश्मे, अगर हमें चश्मे अलाउ हैं तो दोनों चश्मे अपने साथ रखना है। दोनों चश्मे साथ रखें। तो ये सारे काम हमें करने हैं, इस पार्ट से बचना है। तो टोटल 30 काम है ये। यानी सतर्कता कर्मचारी है वही सतर्कता की पहचान है। मूल रूप से सतर्कता का सर्वोत्तम साधन है। पर्याप्त आराम लेना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए तनाव कम करने के लिए। कार्य के दौरान व्यक्तिगत समस्याओं से दूर रहना है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है, मोबाइल को बंद रखना है। गाड़ी संचालन के दौरान मोबाइल का काम नहीं लेना है। नशीली वस्तुओं से दूर रहना है, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना है। भौगोलिक स्थिति के बारे के लिए लोड लर्निंग लेनी चाहिए एक बार। BA टेस्ट करना है साइन ऑन साइन ऑफ करते समय। और खंड में दाहिनी तरफ लगाए गए सिग्नलों को ध्यान में अवश्य रखना है। सिग्नलों पर नज़र रखना है। WTT के जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। और क्या करना है, संचालन से पूर्व लोगों की पूरी तरीके से जाँच कर लेनी है। BPC की वैधता की जाँच कर लेनी है। इंजन में रखे हुए सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जाँच कर लेनी है। कंटिन्यूटी टेस्ट हमें कर लेना है। और अपने प्रस्थान सिग्नल के संकेत को हमें सुनिश्चित कर लेना है। और आपस में गाड़ी को दिए गए संकेतों को साफ बताना है। सिग्नल पास होने तक लगातार उस पर ध्यान रखना है। ब्रेक फील्ड टेस्ट और पावर टेस्ट करना नहीं भूलना है। सतर्कता आदेशों का हमें पालन करना है। जो भी सतर्कता आदेश है उनके पालन करना है। स्टेशन पर पहुंचने और उसे पार करते समय हमें गाड़ी को नियंत्रण में रखना है। ओवर स्पीड और अतिविश्वास से हमें बचना है। VCD के संकेतों का हमें पालन करना है। कैब में यात्रा कर रहे अन्य व्यक्ति से बात नहीं करना है। वर्किंग टाइम टेबल में दिए गए निर्देशों का हमें पालन करना है। AWS को आइसोलेट नहीं करना है। असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन के नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए। प्राधिकार पत्र व लाइन क्लियर संबंधी बातें वॉकी टॉकी पर नहीं करनी है। और खंड में अनुभव किए गए सभी कमियों को हमें दर्ज करना है। दोनों चश्मे हमें साथ में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि QoA का टारगेट गिरने पर दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा। तो QoA का टारगेट गिरने पर दोष निवारण हम देखें क्या है। QoA का टारगेट गिरने पर दोष निवारण, QoA का टारगेट गिरने पर दोष निवारण, टारगेट गिरने पर दोष निवारण किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। तो निवारण के लिए हम देखें, QoA का टारगेट गिरने पर सबसे पहले ऑक्सिलरी पावर सर्किट की हमें जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट की। अब इस ऑक्सिलरी पावर सर्किट में किस को जांच करना है। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में हमें आर्नो को जांच करना है। आर्नो प्लस ऑक्सिलरी की जांच करनी है। ऑक्सिलरी के साथ में कैब हीटर उसकी जांच करनी है। कैब फैन की जांच करनी है। कैब हीटर, कैब फैन, RTPR लगा हुआ तो उसकी जांच करनी है। बैटरी चार्जर की हमें जांच करनी है। कॉन्टैक्टर पैनल की जांच करनी है। कॉन्टैक्टर पैनल, इन सभी की जांच ऑक्सिलरी पावर सर्किट में हमें जांच करनी है। किसी में भी अगर असामान्यता पाई जाती है, एबनॉर्मल, तो अगर किसी में भी असामान्यता पाई जाती है, एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो उसको हमें क्या कर देना है, आइसोलेट कर देना है। तो जिसमें असामान्यता पाई जाएगी उसे आइसोलेट करेंगे और सामान्य रहने पर रीसेट करेंगे। अगर हमें कहाँ पर आइसोलेट पाई गई है, इनकी सभी की हमें जांच कर लेनी है। तो QoA का टारगेट करने पर सबसे पहले ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आर्नो, ऑक्सिलरी कैब हीटर, कैब फैन, RTPR, बैटरी चार्जर और कॉन्टैक्टर पैनल की जांच करेंगे। असामान्यता पाए जाने पर उसको आइसोलेट करेंगे और सामान्य रहने पर उसको रीसेट करेंगे। अगर सामान्य है
तो उसको हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। तथा BLCP, BLCPD और BLVMT स्विच को ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे, BLCP, BLCPD और BLVMT इन स्विच को हमें ओपन करना है। इन स्विच को ओपन करेंगे तथा डीजे क्लोज करेंगे, डीजे क्लोज। यदि टारगेट दोबारा गिरता है, ये तो होगी पहली कंडीशन। अगर मान लीजिए दोबारा टारगेट गिरता है, टारगेट दोबारा डीजे क्लोज करते ही गिरता है, डीजे क्लोज किया हमने, टारगेट गिरा, डीजे क्लोज करते ही टारगेट गिरता है, तो अर्थ फॉल्ट हुआ है। क्या हुआ है, अर्थ फॉल्ट है। फिर अर्थ फॉल्ट, अब अबनॉर्मलिटी नहीं है, अर्थ फॉल्ट की कंडीशन आ गई है। अर्थ फॉल्ट किस में है, या तो R0 के साथ चलने वाली 5 ऑक्सिलरी हो सकता है, जैसे कि MPH, MVSL1 and 2, MVSI1 and 2, इनमें अर्थ फॉल्ट हो सकता है। या बैटरी चार्जर, कैविटर, TFVT, बैटरी चार्जर, कैविटर, TFVT, या फिर RTPR, इनमें अर्थ फॉल्ट होगा, RTPR। तो बैटरी चार्जर, कैविटर, TFVT और RTPR, इसमें अर्थ फॉल्ट होगा। तो ऐसे समय सबसे पहले हमें कैविटर, ऐसे समय हमें क्या करना है, ऐसे समय में हमें सबसे पहले हमें कैविटर, TFVT तथा RTPR आइसोलेट करना है, RTPR, इनको सबसे पहले आइसोलेट करना है। इस समय कैविटर, TFVT, RTPR को आइसोलेट करना है। फिर QoA रीसेट करके डीजे क्लोज करेंगे, QoA को रीसेट करेंगे और डीजे क्लोज करेंगे। यदि फिर भी QoA के साथ डीजे ट्रिप हो रहा है, मान लो अब भी दोबारा से डीजे ट्रिप हुआ है, किसके साथ में, QoA के साथ में, QoA का साथ यानी QoA का टारगेट आया है और डीजे ट्रिप हुआ है, अब भी QoA के साथ में डीजे ट्रिप हुआ है, तो हमें क्या करना है, फिर हमें MPH यानी R0 के साथ जो ऑक्सिलरी चल रही है, MPH, MVSL1 एंड MVSL2, MVSI1 एंड MVSI2 और बैटरी चार्जर को एक एक करके आइसोलेट करना है। और एक और है हमारे पास में बैटरी चार्जर, इनको हमें 1 by 1 आइसोलेट करना है। जब इनको 1 by 1 आइसोलेट करते हैं और जिसको आइसोलेट करने से QoA का टारगेट नहीं गिरता है, यानी डीजे क्लोज करते हैं तो QoA का टारगेट नहीं गिरता है, जिसको आइसोलेट करने से QoA का टारगेट नहीं गिरता है, उससे संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी काम करेंगे। यदि उपरोक्त ऑक्सिलरी को आइसोलेट करने के बाद भी QoA का टारगेट गिर रहा है, डीजे क्लोज करते ही, जैसे हमने डीजे क्लोज किया, QoA का टारगेट गिर रहा है, तो HQoA को हमें 0 पर करना है और ऑक्सिलरी पावर सर्किट पर ध्यान देंगे। HQoA ये लास्ट तैयार है, इसको 0 पर कर देंगे और ऑक्सिलरी पावर सर्किट पर ध्यान देंगे। दूसरा क्या है हमारे पास कंडीशन, ये तो होगी पहली कंडीशन कि जैसे डीजे क्लोज किया, अर्थ फॉल्ट की वजह से हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि डीजे क्लोज करते ही QoA के साथ डीजे ट्रिप नहीं होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, डीजे क्लोज किया, QoA का टारगेट तो आया, यानी टारगेट तो गिरा, लेकिन डीजे ट्रिप नहीं हुआ, डीजे ट्रिप ना हो तो हमें क्या करना है, तो कॉन्टैक्टर के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट है, तो हो सकता है अगर टारगेट, जैसे हमने डीजे क्लोज किया, QoA का टारगेट गिरा लेकिन डीजे ट्रिप नहीं हुआ, तो क्या होगा, अगर डीजे ट्रिप नहीं हुआ है तो हो सकता है कॉन्टैक्टर के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट है। जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के साथ चलती है, कॉन्टैक्टर के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट है, हो सकता है। अगर उनमें अर्थ फॉल्ट होगा तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे, पहला काम करना पड़ेगा BLCP क्लोज करने पर, जब हम क्लोज करते हैं तो BLCP क्लोज करने पर क्या होगा,
QoE का टारगेट गिरता है तो टारगेट रीसेट करेंगे। अगर हमारा QoE का टारगेट आया है तो टारगेट को रीसेट किया जाएगा तथा SCP की पोजीशन बदल करके दूसरे कंप्रेसर चलाएंगे, क्योंकि VLCP कंप्रेसर के लिए है तो SCP की पोजीशन बदलेंगे और SCP की पोजीशन बदल करके दूसरा कंप्रेसर हम चला लेंगे। एक कंप्रेसर में प्रॉब्लम है तो दूसरा कंप्रेसर हम चला लेंगे। और यदि फिर भी QoE का टारगेट गिरता है, अगर दोबारा से मान लीजिए QoE का टारगेट आ गया दोबारा से, तो हमें क्या करना है, दूसरा कंप्रेसर चला दिया उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है, दोबारा से QoE का टारगेट गिरता है तो हमें यहाँ पर HQoE को 0 पर कर देना है। और दूसरा तरीका ये है VLVMT वाला, यानी VLVMT क्लोज करते हैं। VLVMT क्लोज करने पर VLVMT क्लोज करने पर क्या होगा, 3 काम होंगे। अगर पहली सिचुएशन है तुरंत टारगेट गिरता है मतलब MBRS को आइसोलेट करना है। तुरंत अगर टारगेट आया मतलब MBRS को आइसोलेट कर दो। अगर 5 सेकंड के बाद में टारगेट गिरता है 5 सेकंड बाद, तो इसका मतलब हमें MBMT1 को आइसोलेट कर दो। MBMT1 को आइसोलेट करना है। और अगर 10 सेकंड के बाद टारगेट गिरता है मतलब MBMT2 को आइसोलेट कर देना है। 10 सेकंड के बाद टारगेट करने पर MBMT2 को आइसोलेट कर देना है। MBMT2 को आइसोलेट कर देना है। और यदि टारगेट में गिरना बंद नहीं होता है, मान लीजिए टारगेट गिरता ही जाता है, टारगेट में बंद नहीं हो रहा है, तो HQoE को इसको 0 पर कर देंगे। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है, QoE का टारगेट गिरने पर दोष निवारण। तो QoE का टारगेट गिरने पर दोष निवारण कैसे किया हमने, ऑक्सिलरी पावर सर्किट की जाँच करी। ऑक्सिलरी पावर सर्किट की जाँच करी तो यहाँ पर आर्नो, ऑक्सिलरी, कैविटर, कैफेन, RTPR, बैटरी चार्जर और कॉन्टैक्टर पैनल की जांच करी। जहां पर एबनॉर्मल मिला उसको आइसोलेट कर दिया। मान लीजिए सब नॉर्मल मिला तो हमने QoE के टारगेट को रीसेट कर दिया। QoE के टारगेट को रीसेट कर दिया और उसके बाद में VLCP, VLCPT और VLVMT को ओपन कर दिया और DJ को क्लोज किया। जैसे हमने DJ को क्लोज किया टारगेट गिरा, अर्थ फॉल्ट हुआ। तो अब अगर टारगेट गिरा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ फॉल्ट हुआ है। अर्थ फॉल्ट कहाँ पर हुआ है, या तो आर्नो के साथ चलने वाली जो है MBH, MBSL12, MBSI12 में अर्थ फॉल्ट हुआ है, या बैटरी चार्जर या कैविटर या TFVT या RTPR में अर्थ फॉल्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैविटर, TFVT, RTPR को आइसोलेट करके देख लेना है। इनको आइसोलेट करने से के बाद में QoE को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद में DJ क्लोज करना है। DJ क्लोज करने के बाद में अगर वापस DJ ट्रिप होता है किसके साथ में, QoE के टारगेट गिरने के साथ में वापस DJ ट्रिप होता है, तो इसका मतलब हमें फिर आर्नो के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी है उनको चेक करना है। MPH, MBSL12, MBSI12 एंड बैटरी चार्जर, इनको एक एक करके हमें आइसोलेट करना है। और जिसको आइसोलेट करने से टारगेट गिरना रुक जाता है, जिसको आइसोलेट करने से QoE का टारगेट रुक जाता है, उसे हम काम करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमने DJ को क्लोज किया और दोबारा से QoE का टारगेट गिरता है तो हमें HQoE को 0 पर कर देना है और ऑक्सिलरी पावर सर्किट पर ध्यान देना है। अब क्या करना है, जैसे हमने HQoE को 0 पर कर दिया, ऑक्सिलरी पावर सर्किट पर ध्यान देंगे। मान लीजिए पहले जो DJ क्लोज किया था QoE का टारगेट गिरा लेकिन DJ ट्रिप नहीं हुआ। अगर DJ ट्रिप नहीं हुआ इसका मतलब कॉन्टैक्टर के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में कहीं अर्थ फॉल्ट है। तो हमें क्या करना है, दो तरीके से काम करना है। एक तो कंप्रेसर के लिए VLCP है और एक जो MBMT, MBRS है उनके लिए VLVMT है। तो हम सबसे पहले VLCP को क्लोज करेंगे। VLCP क्लोज करेंगे, QoE का टारगेट गिरा हुआ है इसको रीसेट करेंगे। SCP की पोजीशन बदल करके दूसरा कंप्रेसर चलाकर कोशिश करेंगे। QoE के टारगेट अगर वापस से गिरता है तो HQoE को हमें 0 पर कर देना है। फिर है VLVMT क्लोज करने पर। VLVMT क्लोज करने पर अगर तुरंत टारगेट गिरता है, VLVMT क्लोज करने पर VLVMT क्लोज किया, तुरंत का टारगेट गिरता है तो MBRS को हमें आइसोलेट कर देना है। 5 सेकंड के बाद टारगेट गिरता है तो MBMT1 को आइसोलेट कर देना है। 10 सेकंड के बाद टारगेट गिरता है तो MBMT2 को आइसोलेट करना है। और HQoE और इसके बाद भी अगर टारगेट गिरता जाता है तो HQoE को हमें 0 पर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि लो टेंशन पर विभिन्न टेस्टिंग बतानी है हमें। लो टेंशन पर कौन कौन सी टेस्टिंग हम करेंगे वो हमें बतानी है। लो टेंशन पर टेस्टिंग, लो
टेस्टिंग। तो लो टेंशन पर टेस्टिंग क्या कर सकते हैं, LT टेस्टिंग, यानी लोगों की वो जो अलग अलग टेस्टिंग है उनमें लो टेंशन पर टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी होगी। क्या तैयारी करनी होगी, लॉ को खड़ा करेंगे, VLCP ऑन करके MR प्रेशर 9.5 kg/cm² बनाएंगे। तो लॉ को खड़ा किया, VLCP को ऑन किया, MR प्रेशर हमने बना लिया 9.5 kg/cm²। उसके बाद में बैटरी वोल्टेज की जांच करेंगे, 85 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। बैटरी वोल्टेज की जांच की हमने, वो हमारा 85 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। फिर डीजे ओपन, पेंटो नीचे, डीजे ओपन किया, पेंटो को नीचे किया, तो डीजे ओपन पेंटो नीचे। फिर लोको को ग्राउंड किया, लोको ग्राउंड, नियमानुसार लोको को ग्राउंड किया। डीजे क्लोज करें और LS डीजे बुझने के बाद VLR डीजे को छोड़ें। डीजे क्लोज किया और LS डीजे जैसे बुझा, तो LS डीजे बुझा तो VLR डीजे को छोड़ दिया, VLR डीजे छोड़ दिया। UA की निडल नहीं हिलेगी, ऑक्सिलरी की आवाज़ नहीं आएगी, ना तो UA की निडल हिलेगी, नहीं हिली, और ना ही यहाँ पर ऑक्सिलरी की आवाज़ आएगी, क्योंकि लोको ग्राउंड है। ऑक्सिलरी की आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी। और LSCHVA भी नहीं बुझेगा, LSCHVA भी यहाँ पर नहीं बुझेगा। सभी रोटेटिंग स्विच नॉर्मल अवस्था में रखें। जो भी रोटेटिंग स्विच है हमारे, रोटेटिंग स्विच ये नॉर्मल में रहना चाहिए। किसके लिए है ये, LT टेस्टिंग के लिए। क्या क्या कैसे तैयारी की हमने LT टेस्टिंग के लिए, हमने तैयारी की, लोगो खड़ा किया, VLCP ऑन कर दिया, MR प्रेशर 9.5 kg/cm² बना लिया, बैटरी वोल्टेज 85 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, डीजे ओपन पेंटो नीचे, लोको ग्राउंड किया, डीजे क्लोज किया, LS डीजे बुझना चाहिए, VLR डीजे छोड़ दिया, LS डीजे की बजती UA की निडल नहीं हिलती है, ना ही R0 की आवाज़ आती है, R0 ऑक्सिलरी की, ना ही CHVA जलता है, और रोटेटिंग स्विच हैं वो सारे हमारे नॉर्मल पर होने चाहिए। अब LT टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं जी, तो भी तैयारी। अब करते हैं परीक्षण यानी टेस्टिंग। किस तरीके से किया जाएगा परीक्षण, सबसे पहले हमने क्या किया, VLCP या फिर VLCPD इसको हमने ऑन किया। SCP की पोजीशन के अनुसार, हमारे जो SCP की पोजीशन है, SCP की पोजीशन के अनुसार C101, C102, C103 ये हमारे क्लोज होने चाहिए। जो भी SCP की पोजीशन होगी उसके अनुसार ये क्लोज होंगे। अब हमने क्या किया, VLVMP को ऑन करेंगे, VLVMP को ऑन किया। जब VLVMP को ऑन किया तो C107, C106 और C107, C105 और C106 ये 5-5 सेकंड के अंतराल में, 5-5 सेकंड के अंतराल में ये क्या होंगे, 5-5 सेकंड के अंतराल में ये क्लोज होंगे। तो 5-5 सेकंड के अंतराल में ये क्लोज हो जाएंगे हमारे। फिर MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स पोजीशन में रखें, उसके अनुसार J1 J2 उचित दिशा में जाने चाहिए। तो हमने क्या किया, तीसरे नंबर पर MPJ है, MPJ को या तो फॉरवर्ड में रखा या रिवर्स में रखा। इसी के अनुसार है हमारी J1 व J2 है, उनका जो दिशा है J1 J2 उचित दिशा में जाने चाहिए, उचित दिशा में। तो J1 J2 हमारे उचित दिशा में जाने चाहिए। फिर हमें MP को N पर रखना है, MP को N पर रखा, L1 से L6 तक सभी लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होना चाहिए। जब MP को N पर रखेंगे तो L1 to L6 सभी जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लोज होने चाहिए। फिर MP से एक नॉच लेंगे, GR से एक की तरफ जाना चाहिए। जैसे हमने MP से एक नॉच लिया तो हमारा जो GR है वो एक की तरफ जाना चाहिए, जैसे ही MP से एक नॉच लिया। और फिर हमें क्या करना है, HMCS स्विच, HMCS जो 1 है उसको 2 पोजीशन पर रखेंगे। 2 पोजीशन पर रखेंगे तो L1 ओपन हो जाएगा, L1 ओपन। इसी तरीके से HMCS इसको 3 पोजीशन पर रखेंगे तो L2 ओपन हो जाएगा। अगर इसको 4 पोजीशन पर रखेंगे तो L3 ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हमें HMCS 2 स्विच को चेक कर लेना है। HMCS स्विच 2 इसको अगर 2 पोजीशन पर रखेंगे तो L4 ओपन हो जाएगा। अगर HMCS
HMCS2 को हम 5-6 पोजीशन पर रखेंगे या 4 पोजीशन पर रखेंगे, 2 पोजीशन पर रखेंगे, 3 पोजीशन पर रखेंगे या 4 पोजीशन पर रखेंगे हम। तो 4 पोजीशन पर रखने पर L6 ओपन हो जाएगा, L6 ओपन हो जाएगा। और HMCS को नॉर्मल भी कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद में HMCS इसको 1 और 2 है, इसको नॉर्मल कर देंगे बाद में। ये चेक हो गया। 2 ट्रैक्शन नॉच लेंगे और जांच करेंगे कि CGR 1 2 3 नॉचेज के अनुसार क्लोज हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, 2 ट्रैक्शन नॉच लेना है और 2 ट्रैक्शन नॉच ले करके हमें ये देखना है कि CGR जो 1 2 3 है, 1 2 3 ये नॉचेज के अनुसार क्लोज हो रहा है। जिसे नॉच ले रहे हैं उसके नॉचेज के अनुसार ये क्लोज हो रहा है, क्योंकि विषम नॉच पर अलग CGR क्लोज होता है और सम नॉच पर अलग CGR क्लोज होता है। फिर 6 नॉच के बाद में PHGR के काम की जांच करेंगे। अगर हमने क्या ले लिया 6 नॉच, तो 6 नॉच लेने के बाद में हमें PHGR के काम पर ध्यान देना है। PHGR अगर MPS उपलब्ध है और सर्विस में है तो 20 नॉच लें और MPS को 1 2 3 4 तक ऑपरेट करें। शंटिंग कॉन्टेक्स्ट को क्रमानुसार वेज करना है। अगर मान लीजिए MPS उपलब्ध है, क्या है हमारे पास में MPS उपलब्ध है तो 20 नॉच तक लेंगे हम, 20 नॉच और MPS को 1 2 3 तक ऑपरेट करेंगे। जो MPS उपलब्ध है तो MPS को 1 2 3 और 4 तक ऑपरेट करेंगे। शंटिंग कॉन्टैक्टर को क्लोज करेंगे, शंटिंग कॉन्टैक्टर को यहाँ पर क्लोज किया जाएगा। और MPS को उसके बाद में MPS को हमें क्या करना है, MPS को 0 पर कर देना है। MPS 0 पर QWS परीक्षण के लिए ZQWS ऑन करना है। अगर हमें QWS परीक्षण करना है तो QWC, अगर QWC परीक्षण करना है तो ZQWC इसको हमें ऑन करना है। और 3 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे और 16 ट्रैक्शन नॉच लेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 शंटिंग कॉन्टैक्टर हैं वो क्लोज हो जाएंगे और 16 ट्रैक्शन नॉच लेंगे, 16 ट्रैक्शन नॉच। शंटिंग कॉन्टैक्टर ओपन हो जाता है और बाद में ZQWC नॉर्मल हो जाता है। शंटिंग कॉन्टैक्टर ओपन हो जाता है, ZQWC है वो हमारा नॉर्मल हो जाता है। कुछ ट्रैक्शन नॉच लें, A9 की इमरजेंसी पोजीशन पर लाएं, GR 0 पर आना चाहिए। तो कुछ हमें नॉच लेना है, A9 को हमें इमरजेंसी में लाना है, इमरजेंसी, और GR 0 पर आना चाहिए, GR 0 पर। MP को N पर रखना है, EC का वर्किंग टेस्ट करना है। MP को N पर रख करके EC के वर्किंग पर टेस्ट करना है, वर्किंग भी देख लेनी है। MP के द्वारा 32 नॉच लेकर के MP को 0 पर करना है। MP के द्वारा हमें 32 नॉच लेकर के फिर MP को 0 पर कर देना है। GR का 32 नॉच से 0 नॉच आने का समय नोट करना है। GR है हमारा 32 नॉच से 0 नॉच तक आने में कितना समय लेना चाहिए, 9 से 11 सेकंड का समय लेना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर LT टेस्टिंग के दौरान हमने यहाँ पर चेक किया कि LT टेस्टिंग के लिए तैयारी की थी हमने। उसके बाद परीक्षण किया, VLCP ऑन किया, SCP के पोजीशन के अनुसार C105 C102 C103 क्लोज होने चाहिए। VLVMT को ऑन किया, उसमें C107 105 C106 इनकी शंटिंग कॉन्टैक्टर 5 सेकंड के बाद में 5 सेकंड के बाद में एक के बाद एक 5 सेकंड के बाद में शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होना चाहिए। MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स में किया, MPJ को जैसे फॉरवर्ड या रिवर्स में किया तो J1 और J2 है उचित दिशा में होने चाहिए। फिर MP को N पर रखेंगे तो L1 से L6 तक की क्लोज होने चाहिए। MP पर 1 नॉच लें, MP पर 1 नॉच लेंगे और GR 1 की तरफ, यानी MP पर 1 नॉच लेंगे तो ग्रेजुएटर भी हमारा 1 की तरफ जाना चाहिए। HMCS 1 को 2 पोजीशन पर रख कर देखेंगे तो L1 ओपन हो जाएगा। HMCS 1 को 3 पोजीशन पर रखेंगे तो L2 ओपन हो जाएगा। HMCS 1 को 4 पोजीशन पर रखेंगे तो L3 ओपन हो जाएगा। HMCS 2 को 2 नंबर पर रखेंगे तो L4 ओपन हो जाएगा। HMCS 2 को 4 नंबर पर रखेंगे तो L6 ओपन हो जाएगा। HMCS 1 2 को हमें नॉर्मल पोजीशन पर रखना है। फिर उसके बाद में हमें 2 ट्रैक्शन नॉच लेना है और उसके बाद में CGR के 1 2 3 के नॉचेज के अनुसार ये क्लोज होने चाहिए, उस पर ध्यान देना है। 6 नॉच लेने के बाद में PHGR के काम की भी जाँच करनी है हमें। फिर हमें MPS के अनुसार काम करना है, यानी MPS उपलब्ध है, सर्विस में है तो 20 नॉच के तक MPS को 1 2 3 तक ऑपरेट कर सकते हैं। MPS को फिर 0 पर कर देना है। फिर हमारा आता है
QWC परीक्षण के लिए Z2WC ऑन होना चाहिए, 3 सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होंगे और 16 ट्रैक्शन मोटर 16 ट्रैक्शन नॉच लेंगे, 3 सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होंगे, 16 ट्रैक्शन नॉच लेंगे। सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो जाना चाहिए, बाद में ZWC को नॉर्मल रख देंगे। फिर A9 के द्वारा इमरजेंसी पोजीशन पर ला करके GR को 0 पर करेंगे, MP को N पर रखेंगे इससे, और उसके बाद में EC की वर्किंग पर ध्यान देंगे। और MP है हमारे 32 नौ से 0 नौ आने में कितना समय लगना चाहिए, MP है 32 नौ लेने के बाद MP को 0 पर कर देंगे और GR से 32 नौ से 0 नौ तक आने में हमारा 9 से 11 सेकंड का समय लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे लोड इंस्टॉल होने से बचाने के लिए या लोड इंस्टॉल बचाने के लिए उपाय क्या है। लोड इंस्टॉल होने से बचने के उपाय वो हम देखें। लोड इंस्टॉल होने से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहले साइन ऑन करते समय हम देखते हैं लोड इंस्टॉल बचने से होने के उपाय। साइन ऑन करते समय पहला है सतर्कता आदेश हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो भी सतर्कता आदेश दिया गया है, सतर्कता आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चढ़ाई पर या चढ़ाई शुरू होने पर अथवा चढ़ाई वाले खंड में न्यूट्रल सेक्शन के पहले यदि कोई गति प्रतिबंध लगाया गया है तो उसे ध्यान में रखते हुए गाड़ी कार्य करना है। अगर न्यूट्रल सेक्शन है, न्यूट्रल सेक्शन से पहले अगर कोई गति प्रतिबंध लगाया गया है, गति प्रतिबंध, तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए गाड़ी काम करना है। और दूसरा, जिस गाड़ी का चार्ज लेना है उसकी लोड के प्रकार और टनेज के जांच FOIS के अनुसार होगी। जिस गाड़ी का लोड या चार्ज लेना है उसके लोड का प्रकार की जांच, लोड के प्रकार की जांच और टनेज की जांच, तो लोड के प्रकार की जांच और टनेज की जांच FOIS के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? FOIS के अनुसार होगी। और चेक करें और सुनिश्चित करें कि लोड लोको की हाउलिंग पावर के अनुसार है। ये हम चेक करना है कि जो लोड है, लोड वो लोको की हाउलिंग पावर के अनुसार है। हाउलिंग पावर यानी लोको लोड को खींच सकता है। दूसरा है लोको का चार्ज लेते समय। ये दो बात तो होगी हमारी साइन ऑन करते समय। सतर्कता आदेश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अगर कहीं पर गति प्रतिबंध है तो उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। लोड के प्रकार और टनेज की जांच FOIS के अनुसार की जाएगी। और लोड लोको हाउलिंग पावर के अनुसार होता है, यानी लोको की लोड है हमारा लोको की हाउलिंग पावर के अनुसार होता है। तो लोको का चार्ज लेते समय देखते हैं क्या ड्यूटी है ताकि गाड़ी इंस्टॉल होने से बच जाए। लोको का चार्ज लेते समय, लोको का चार्ज लेते समय, लोको का चार्ज लेते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है इंजन का चार्ज लेते समय यह सुनिश्चित करें कि सेंडर्स कार्य स्थिति में है। सेंडर कार्य कर रहे हैं और रेत बक्सों को सूखी रेत से भर दिया गया। रेत बक्से हैं, उन रेत बक्सों को सूखी रेत से भर दिया गया, ये हमें सुनिश्चित करना है। लोको पायलट यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशिष्ट श्रेणी के इंजनों के लिए अधिकतम रेटेड करंट लेते समय QRSI ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो लोको पायलट को भी ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न श्रेणी के इंजनों में अधिकतम मैक्सिमम करंट है, वो मैक्सिमम करंट कौन सी मैक्सिमम करंट है जिसमें QRSI ड्रॉप नहीं हो रहा है। जैसे WG5 के लिए तो QRSI की सेटिंग 36 एम्पियर है। इसी तरीके से लोको पायलट को सुनिश्चित करना चाहिए कि विशिष्ट श्रेणी के इंजनों के लिए अधिकतम रेटेड करंट लेते समय QRSI ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वो है यदि डीजे बिना किसी कारण के बार बार ट्रिप हो रहा है, डीजे ट्रिप हो रहा है, बिना किसी कारण के बार बार ट्रिप होता है, तो ग्रेडेड सेक्शन में प्रवेश करने से पहले वेंकर इंजन की मांग करें एवं पूरी सावधानी से Q11 को बेच करना है। तो Q11 को बेच करना है और वेंकर इंजन की मांग करना है। वेंकर इंजन कब? जब डीजे बार बार ट्रिप हो रहा है, डीजे ट्रिप अगेन एंड अगेन।
डीजे ट्रिप अगेन एंड अगेन हो रहा है, तब क्यू वन को वेज करें और बैंकर इंजन की मांग करें और पूरी सावधानी से क्यू वन को वेज करें। उसके बाद में हमें क्या करना है, लोड की यार्ड में रिलीज स्थिति, पूर्ण रिलीज हैंड ब्रेक की जांच करें। लोगों की या जो लोड है उसकी यार्ड में स्थिति, यार्ड में रिलीज को स्थिति में, रिलीज स्थिति में, तो यार्ड में रिलीज स्थिति में पूर्ण रिलीज और हैंड ब्रेक की जांच करना है। पूर्ण रिलीज व हैंड ब्रेक, इसकी हमें जांच करना है। सुनिश्चित करें कि बीपी प्रेशर पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है, लोड इंजन पूरी तरीके से रिलीज है। हमें यह भी ध्यान करना है, क्या सुनिश्चित करना है कि बीपी प्रेशर पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है प्लस लोड इंजन पूरी तरीके से रिलीज है। लोड व इंजन पूरी तरीके से रिलीज है। अब चलती गाड़ी यानी गाड़ी चलती हुई अवस्था में देखें, चलती अवस्था में क्या है कि A9 से ब्रेक रिलीज करने के बाद में 4 मिनट रोकें। अब जैसे गाड़ी चलती अवस्था में है, तो गाड़ी चलती अवस्था में हमें क्या करना है, गाड़ी चलती अवस्था में A9 से ब्रेक रिलीज करना है हमें। किससे? A9 से। A9 से ब्रेक रिलीज करना है, ब्रेक रिलीज, और 4 मिनट रुकना है। लोगों में बीपी 5 kg/cm² होना चाहिए। तो 4 मिनट हमें वेट करना है। 4 मिनट वेट करने के बाद लोगों में जो बीपी है, लोगों में बीपी वो 5 kg/cm² एवं AFI की मूल स्थिति आने के बाद गाड़ी हमें स्टार्ट करना है। किसकी? AFI की अगर मूल स्थिति आती है तो AFI की मूल स्थिति आने के बाद में एयर फ्लो इंडिकेटर की वास्तविक स्थिति आएगी, मूल स्थिति आ जाएगी, तब गाड़ी को स्टार्ट करना है। दूसरा, यदि लोड जाम चल रहा है तो अगले स्टेशन पर जांच करना है। अगर लोड हमारा जाम चल रहा है तो अगले स्टेशन पर उसको चेक कर लेना है। तीसरा है, ऊंची चढ़ाई पर सतर्कता आदेश का अनुपालन नॉच नियंत्रण के जरिए करें। यानी ऊंची चढ़ाई पर अगर सतर्कता आदेश का पालन कर रहे हैं, ऊंची चढ़ाई पर, तो सतर्कता का पालन जो है वो नॉच लेने यानी नॉच नियंत्रण के जरिए करें। और सतर्कता आदेश वाले सेक्शन में प्रवेश करने से पहले ब्रेक के पूर्ण रिलीज होने की सुनिश्चित कर लें। तो सतर्कता आदेश वाले अगर सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं तो ब्रेक क्या है वो टेस्ट कर लेना चाहिए। ब्रेक पूर्ण रिलीज होने चाहिए, पूर्ण रिलीज। और ऊंची चढ़ाई या अनावश्यक रूप से नॉच नहीं बढ़ाएं। ऊंची चढ़ाई पर हमें क्या है, ऊंची चढ़ाई पर अनावश्यक रूप से नॉच नहीं बढ़ाना है, नॉच नहीं बढ़ाना है जब तक आवश्यक नहीं हो। अनावश्यक रूप से नॉच नहीं बढ़ाएं। करंट की मात्रा है वो समान रखना है। ऊंची चढ़ाई पर करंट की मात्रा समान रहनी चाहिए। और ज़रूरी होने पर करंट नॉच बाई नॉच कम करें ताकि व्हील स्लिपिंग टाला जा सके। अगर ज़रूरी है तो करंट को हमें नॉच बाई नॉच कम करना है, नॉच बाई नॉच, ताकि व्हील स्लिपिंग में आए, व्हील स्लिपिंग से प्रोटेक्शन मिल सके। चढ़ाई पर शंटिंग नॉच का उपयोग नहीं करना है। अगर चढ़ाई है तो चढ़ाई पर शंटिंग नॉच का प्रयोग नहीं करना है, शंटिंग नॉच का प्रयोग नहीं करना है। ऊंची चढ़ाई चढ़ते समय लोड और रोड के अनुसार गति को बनाए रखें और ढलान का पालन करते समय पूरी गति रखें। तो ऊंची चढ़ाई पर अगर चढ़ रहे हैं तो ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते समय लोड और रोड के अनुसार गति बढ़ना है। लोड व रोड के अनुसार, रोड के अनुसार, तो लोड व रोड के अनुसार गति बनाना है और ढलान का पालन करते समय पूरी गति को रखना है। अगला पॉइंट है, यदि ऊंची ढलान पर सिग्नल लाल है, मान लीजिए ऊंची ढलान है वहाँ पर सिग्नल लाल है, ऊंची ढलान पर सिग्नल लाल है तो योग्य दूरी से ही ट्रेन को कंट्रोल कर लेना है। योग्य दूरी से, तो योग्य दूरी से ट्रेन को कंट्रोल कर लेना है। गाड़ी को रिलीज स्थिति में रोल होने दें।
गाड़ी को खड़ी करने के लिए तैयार रहना है। तो रिलीज स्थिति में गाड़ी को रोल होने देना है, गाड़ी को खड़ी करने के लिए हमें तैयार रहना है। और लूप लाइन या क्रॉस ओवर को क्रॉस करते समय हमें लूप लाइन से जा रहे हैं या फिर क्रॉस ओवर से जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्पीड दी हुई है उसी की स्पीड के अनुसार हमें चलना है लूप लाइन और क्रॉस ओवर से जाते समय। यदि प्रस्थान के समय ही कम इंजन शक्ति का अनुभव हो तो वोल्टमीटर, एमीटर और व्हील स्लिप की जांच करते हुए सभी ट्रैक्शन मोटर का काम करना सुनिश्चित करना है। अगर प्रस्थान के समय भी हमें क्या हो रहा है, प्रस्थान में ही अगर इंजन में कम इंजन शक्ति कमी महसूस हो रही है, प्रस्थान के समय इंजन शक्ति कम हो रही है, तो हमें वोल्टमीटर, एमीटर और व्हील स्लिप की जांच करना है। वोल्टमीटर, एमीटर एंड व्हील स्लिप। तो एमीटर, वोल्टमीटर और व्हील स्लिप की जांच करना है। सभी ट्रैक्शन मोटर का काम करना सुनिश्चित करना है। ज़रूरत हो तो किसी एक लाइन कॉन्ट्रैक्टर को हम बेच कर सकते हैं। लाइन कॉन्ट्रैक्टर को अगर ज़रूरत है तो हम बेच कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में व्हील स्लिप के कारण आने वाला जो ऑटो रिग्रेशन है माइक्रो प्रोसेसर लोगों में व्हील स्लिप के कारण आने वाला ऑटो रिग्रेशन, उसको बीपी क्यूडी प्रेस करेंगे तो उससे वो व्हील स्लिप रुक जाएगा। अन्य कारणवश आने पर रिग्रेशन को, अगर कोई अन्य कारण से आ रहा है व्हील स्लिप ऑटो रिग्रेशन आ रहा है तो बीपीक्यूडी, और अन्य कारण से आने वाला ऑटो रिग्रेशन है व्हील स्लिप के अलावा अन्य कारण से आ रहा है ऑटो रिग्रेशन, तो हमें HQ51 या PAR की पोजीशन बदलना है। अगर किसी और कारण से व्हील स्लिप आ रहा है। यदि आवश्यक हो तो TLC की अनुमति के साथ में पूर्व सावधानियां बरतना है। Q51 को डी एनर्जाइज अवस्था में भेज किया सकता है। Q51 को हम क्या कर सकते हैं, डी एनर्जाइज अवस्था में भेज कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें किसी अनुमति लेनी होगी, TLC से अनुमति लेनी होगी। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि लोगों का चार्ज देते समय लोड स्टॉल होने से बचने के उपाय क्या हैं। तो लोड स्टॉल बचने से होने के उपाय क्या हैं, साइन ऑन करते समय हमें सतर्कता आदेश का पालन करना है। सतर्कता आदेश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चढ़ाई या चढ़ाई शुरू होने पर अथवा चढ़ाई वाले खंड में न्यूट्रल सेक्शन से पहले जो भी गति प्रतिबंध दिया गया है उसको ध्यान में रखना है। लोकों के प्रकार और टनेज की जांच है वो FOIS के अनुसार करनी है। चेक करना है, सुनिश्चित करना है कि लोको जो लोड है लोको हाउलिंग पावर के अनुसार ही है। जो लोड है हमारा लोको हाउलिंग पावर के अनुसार दिया गया है। लोड का चार्ज लेते समय क्या करना है, हमें सेंटर्स रेट बॉक्स चेक करने हैं। लोको पायलट को यह सुनिश्चित करना है कि विशिष्ट श्रेणी के इंजनों के लिए अधिकतम रेटेड करंट QRSI ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो QRSI क्या है, डीजे ट्रिप किए बिना या डीजे ट्रिप यानी डीजे बिना किसी कारण के बार बार ट्रिप हो रहा है तो हमें क्या करना है, ग्रेड सेक्शन में प्रवेश करने से पहले वेंकर इंजन की मांग करना है और पूरी सावधानी से Q1 यूनिट को भेज करना है। और यदि लॉकों की यार्ड में रिलीज स्थिति में पूर्ण रिलीज या हैंड ब्रेक की जांच करना है। और अगर सुनिश्चित करना है बीबी प्रेशर है वो पूर्ण रूप से मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। लोड और इंजन पूरी तरीके से रिलीज होनी चाहिए। चलती गाड़ी की बात करें, चलती गाड़ी में A9 ब्रेक रिलीज होनी चाहिए। अगर हमारा लोड जाम चल रहा है तो अगले स्टेशन पर उसकी जांच करेंगे। A9 ब्रेक को रिलीज करेंगे, ब्रेक को रिलीज करेंगे, 4 मिनट वेट करेंगे। BP है वो 5 kg/km का जाएगा जो वो पहले था, यानी जो पहले दिखा रहा था। फिर है लोड अगर जाम चल रहा है तो अगले स्टेशन पर जांच करेंगे। ऊंची चढ़ाई में सतर्कता आदेशों का पालन किया जाएगा। ब्रेक पूर्ण रूप से रिलीज होनी चाहिए। और यहाँ पर अनावश्यक रूप से नॉच नहीं बढ़ाना है, चढ़ाई के दौरान नॉच नहीं बढ़ाना है और करंट की मात्रा को समान रखना है। ज़रूरी होने पर करंट या नॉच बाई नॉच कम करना है हमें अगर ज़रूरी है तो, ताकि व्हील स्लिप टाला जा सके। और चढ़ाई पर सेंटिंग नॉच का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ऊंची चढ़ाई या चढ़ते समय लोड और रोड के अनुसार गति को बनाए रखें। ढलान का पालन करते हुए गाड़ी को पूर्ण नियंत्रण में रखें। लूप लाइन या क्रॉसओवर को पार करते समय हमें जो स्पीड दी गई है वो 15 भी दी गई है, 30 भी दी गई है। यदि प्रस्थान के समय ही
कम इंजन शक्ति का अनुभव हो रहा है हमें, हमने प्रस्थान के लिए सिग्नल को चलाया, सिग्नल से हमें कम शक्ति का अनुभव हो रहा है, तो वोल्टमीटर, एमीटर, वी स्लिप की जांच करते हुए ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 का काम करना सुनिश्चित करेंगे। ज़रूरत हो तो किसी एक लाइन कंडक्टर को हम बेच कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर लॉको है। तो माइक्रोप्रोसेसर लॉको में वी स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है, तो इसको BPQD स्विच दबा करके हमने सॉल्व कर लिया है, BPQD स्विच दबा दिया है। अन्य कारणवश आने वाले रोग्रेशन से लिए HQ51 और DNR व्यवस्था में बेच कर सकते हैं। Q50 को PAR पोजिशन कर सकता है, यहाँ पर HQ51 PAR की पोजिशन बदल कर ट्राई कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो TLC को स्विच करना है, पूर्ण सावधानियाँ बरतना है। और यहाँ पर Q51 इसको भी DNR व्यवस्था में बेच कर सकता है, DNR अवस्था में इसको बेच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि WAG5 लॉको में सभी मुख्य रिलो के बारे में लिखनी है। जो कौन कौन से रिले हैं WAG5 लॉको में, उन सभी रिलो के बारे में लिखना है। तो जैसे WAG5 लॉको है तो उसमें रिले है, तो रिले काफ़ी संवेदनशील उपकरण है। WAG5 में रिले तो प्रेशर रिले, करंट रिले, वोल्टेज रिले, इन आदि के मिलने पर ही काम करती है। जो भी इनके लिए पूर्व निर्धारित अवस्था है वो मिलती है तभी ये काम करती है, और रिले ऑपरेट होकर के सर्किट में बदलाव करती है। जब रिले किसी सर्किट में लगाई जाती है तो संबंधित सर्किट के इंटरलॉक के द्वारा पूरा करती है, यानी किसी मशीन या उपकरण की सुरक्षा के लिए रिले लगाते हैं। जैसे रिले के प्रकार हम देखें, रिले हमारी इलेक्ट्रिक रिले भी है और मैकेनिकल रिले भी है। मैकेनिकल रिले, इलेक्ट्रिक रिले में हमारी दो हैं, करंट और वोल्टेज वाली, करंट रिले और वोल्टेज रिले। मैकेनिकल रिले में भी हमारी दो प्रकार की रिले हैं, प्रेशर रिले और वैक्यूम रिले। प्रेशर रिले एंड वैक्यूम रिले, वैक्यूम रिले। अब रिले में हमें देखना है कि कार्य के आधार पर रिले हम देखें, जैसे कि कार्य के आधार पर रिले, जैसे करंट रिले है हमारी, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। करंट रिले कौन सी है हमारी, QRSI है करंट रिले है। वोल्टेज रिले है Q20 वोल्टेज रिले है। प्रेशर रिले है QPDG हमारी प्रेशर रिले है। वैक्यूम रिले है QVSI हमारी वैक्यूम रिले है। तो वैक्यूम रिले अभी हट गई है। कार्य के आधार पर हम देखें, कार्य के आधार पर कौन कौन से रिले हैं। कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर हमारी दो तरह की रिले हैं, जैसे कंट्रोल रिले हैं, कंट्रोल। दूसरी है हमारी सिग्नलिंग रिले, सिग्नलिंग रिले। और तीसरी है हमारी सेफ्टी रिले। फिर टाइम लैग रिले, सुपरवाइजिंग रिले, टाइम डिले रिले है, टाइम लैग रिले, टाइम लैग। फिर है टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले है, और सुपरवाइजिंग रिले भी है, सुपरवाइजिंग रिले। तो ये हमारे रिले के प्रकार हैं। तो कंट्रोल रिले में हम देखते हैं, कंट्रोल रिले क्या है। इन रिले के द्वारा संबंधित सर्किट जो होता है, संबंधित सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल रिले के द्वारा संबंधित सर्किट को कंट्रोल किया जाता है, जैसे Q50 है कंट्रोल रिले है, Q100 है कंट्रोल रिले है, Q118 है कंट्रोल रिले है। दूसरी है हमारी सिग्नलिंग रिले। सिग्नलिंग रिले क्या होती है, ये रिले ऑपरेट होकर के चालक को संबंधित संकेत देती हैं, जैसे कि Q60 है, Q61 है, ये सिग्नलिंग रिले है, Q62, Q63, ये सभी सिग्नलिंग रिले है। फिर है सेफ्टी रिले, ये संकेत देने के काम आती हैं चालक को। फिर है सेफ्टी रिले, सेफ्टी रिले है, यह रिले ऑपरेट होकर के डीजे को ओपन करती है, डीजे को ओपन करने के काम आती है सेफ्टी रिले। यह लोगों की सुरक्षा के लिए होती हैं। इन रिले के एनर्जाइज होने पर रिले पर लाल रंग का टारगेट आता है। जब ये सेफ्टी रिले एनर्जाइज होती हैं तो लाल रंग का टारगेट आता है, और दोबारा डीजे क्रॉस करने से पहले सावधानियों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए हमारे पास सेफ्टी रिले है QOP, QOA, QLM, QRSI। फिर हमारी टाइम लैग रिले। टाइम लैग रिले क्या है, इस प्रकार की रिले हैं, इनकी कॉइल को सप्लाई बंद हो जाती है। कॉइल को अगर हम सप्लाई बंद कर देते हैं तो सप्लाई बंद होने के बाद भी
यह रिले निर्धारित समय तक एनर्जाइज बनी रहती हैं। इससे संबंधित सर्किट के रिले के इंटरलॉकर निर्धारित समय के बाद ही ऑपरेट होते हैं, जैसे कि Q118 है, टाइम लैग रिले है, Q44 है, टाइम लैग रिले है, फिर टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले हैं, इस प्रकार की रिले हैं कंट्रोल कॉइल को विद्युत सप्लाई देने के बाद निर्धारित समय के बाद ही ऑपरेट होती हैं। यानी हमने इनको इस प्रकार की रिले की कंट्रोल कॉइल को हमने क्या दी, विद्युत सप्लाई दी। सप्लाई देने के बाद कुछ समय के बाद ही ये इनके इंटरलॉक ऑपरेट होते हैं। इसमें कंट्रोल सर्किट पर इसके इंटरलॉक निर्धारित समय के बाद ही लगते हैं, जैसे कि QTD105 है, टाइम डिले रिले है, QTD106 है, ये टाइम डिले रिले है। और फिर है सुपरवाइजिंग रिले। सुपरवाइजिंग रिले में ये रिले ऑक्सिलरी के कार्य पर निगरानी रखती हैं। संबंधित ऑक्सिलरी के कार्य नहीं करने पर डीजे ट्रिप कर उनकी सुरक्षा करती हैं। अगर कोई ऑक्सिलरी काम नहीं कर रही है तो डीजे को ट्रिप करके उनकी सुरक्षा करती हैं, जैसे कि QPH रिले है सुपरवाइजिंग रिले, QVSL है सुपरवाइजिंग रिले है, QVRH है, ये हमारी सुपरवाइजिंग रिले है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, CCPT फ्यूज मेल्टिंग के सभी कारण हमें लिखना है। कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से CCPT फ्यूज मेल्ट होता है, वो सभी कारण हमें लिखना है। CCPT फ्यूज मेल्ट होने के कारण, CCPT मेल्ट होने का कारण, तो पहला कारण हम देख लेते हैं CCPT मेल्ट होने का। HVA ऑन करने पर मान लीजिए CCPT मेल्ट होता है। HVA ऑन करने पर, अगर HVA ऑन करने पर CCPT मेल्ट होता है तो इसका कारण हो सकता है Q118 IP वॉल्व और Q51 में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट। क्या हो सकता है, Q118 में या फिर Q51 में अर्थ फॉल्ट है, Q51 में, या फिर IP वॉल्व में, IP वॉल्व इनमें अर्थ फॉल्ट है। इनमें अर्थ फॉल्ट के कारण यहाँ पर CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। दूसरा हमें देखना है कि इसका निवारण कैसे करेंगे। IP वॉल्व की जांच करेंगे, इसके वायर निकाल करके इसको आइसोलेट कर सकते हैं। IP वॉल्व के कारण हो रहा है तो इसको आइसोलेट कर सकते हैं। अगर अर्थ फॉल्ट है, Q51 कॉइल में अगर अर्थ फॉल्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति में BL को अनलॉक करना है। अगर Q51 में अर्थ फॉल्ट है तो BL को अनलॉक करना है और TLC को सूचित करना है। हवा को हमें ऑफ कर देना है, हवा को ऑफ कर देना है। अगर Q118 में अर्थ फॉल्ट है, किसमें, Q118 में, Q118 में अर्थ फॉल्ट हो सकता है तो ऐसे समय भी हमें हवा को ऑफ कर देना है, हवा को ऑफ। अब दूसरा CCPT फ्यूज मेल्ट होने का कारण हम देख लें। पेंटो उठाने पर, मान लीजिए पेंटो उठाया, पेंटो उठाया, उठाने पर CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया है। इसका कारण क्या हो सकता है, BEPT वॉल्व में अर्थ फॉल्ट हो सकता है। BEPT वॉल्व है उसमें अर्थ फॉल्ट इसका कारण हो सकता है। तो इसका निवारण कैसे करना है, संबंधित BEPT वॉल्व की जांच करेंगे, इसके वायर निकाल करके इसको आइसोलेट कर देंगे और दूसरे पेंटो से कार्य करना है। फिर हमें दूसरे पेंटो से। तीसरा हम देखें कि मान लीजिए डीजे क्लोज किया, डीजे क्लोज करते ही हमारा CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया है। तो डीजे क्लोज करते ही CCPT मेल्ट हो गया है, इसका मतलब हमारा या तो Q44 में या फिर QCVAR इसमें अर्थ फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा हवा को ऑफ कर देना है। MPJ ऑपरेट करने पर मान लीजिए CCPT फ्यूज मेल्ट होता है। क्या, MPJ ऑपरेट करने पर, MPJ ऑपरेट करने पर CCPT मेल्ट हुआ है, इसका मतलब या तो Q50 में या फिर J1 J2 के EP वॉल्व में, J1 एंड J2 के EP वॉल्व में, या फिर CTF123 के ट्रैक्शन में EP वॉल्व में, CTF123 के ट्रैक्शन के EP वॉल्व जो हैं, ट्रैक्शन के EP वॉल्व में कहीं अर्थ फॉल्ट हुआ है या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, लॉकों को ग्राउंड करना है, J1 J2 की जांच करना है। यदि कोई बाहरी वस्तु दिखाई देती है तो उसे अलग करना है। EP वॉल्व के पॉजिटिव वायर निकाल करके J1 J2 को उचित दिशा में रख करके बांध देंगे। J1 J2 को हमें उचित दिशा में रख करके बांध देना है
और यदि फिर भी CCPT मेल्ट होता है तो हमें ओवा को ऑफ कर देना है, ओवा को ऑफ कर देना है। फिर हम देखते हैं पांचवा कारण CCPT फ्यूज मेल्ट होने का, MP को N पर रखने पर। जैसे हमने MP को N पर रखा फिर CCPT मेल्ट हुआ, इसका मतलब हमारा L1 से L6 किसी भी लाइन कॉन्ट्रैक्टर में कि इनके कॉइल में अर्थ फॉल्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट है। तो L1 से L6 लाइन कॉन्ट्रैक्टर के में अर्थ फॉल्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, लॉ को ग्राउंड करना है और L1, L2, L3, L4, L5, L6 की जांच करना है। यदि कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसे अलग करना है, या फिर HVSI 1 और 2 और HMCS 1 और 2 के द्वारा, HMCS 1 और 2 के द्वारा जो खराब लाइन कॉन्ट्रैक्टर है उसके EP वाल्व को पहचान करके हमें आइसोलेट कर देना है। फिर मान लीजिए पहले नॉच पर CCPT फ्यूज मेल्ट होता है, पहले नॉच पर, अगर पहले नॉच पर CCPT फ्यूज मेल्ट होता है तो इसका मतलब VE1 या Q52 में अर्थ फॉल्ट है, या तो Q52 में अर्थ फॉल्ट है या फिर VE1 में अर्थ फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट है। तो ऐसे समय हमें क्या करना है, GR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के सेशन क्लियर करना है, GR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के सेक्शन को क्लियर करना है। और अंत में हमें ओवा को ऑफ कर देना है, ओवा ऑफ यानी HOV ऑफ कर देना है। और मान लीजिए पहले नॉच की जगह ZQWC ऑन करने पर अगर ZQWC ऑन किया उसके बाद में अगर CCPT फ्यूज मेल्ट हुआ तो इसका मतलब है या तो QWC या उसके संबंधित शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के EP वाल्व के कॉन्ट्रैक्टर में QWC या फिर उससे संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, उस शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के EP वाल्व में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट है तो हमें ZQWC को ऑन नहीं करना है, ये सावधानी रखनी है। मान लीजिए छठे नॉच पर क्या होता है, छठवें नॉच पर CCPT फ्यूज मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, EP, EV, PH, GR में अर्थ फॉल्ट है, EV, PH, GR में अर्थ फॉल्ट है। तो EV, PH, GR के हमें वायर निकाल देने हैं और वायर निकाल करके GR ऑयल चेक करते हुए कार्य करना है, वायर निकाल करके टैप कर देना है और GR ऑयल चेक करते हुए गाड़ी कार्य करना है। फिर है शंट नॉच लेने पर, मान लीजिए हम शंट नॉच ले रहे हैं, शंट नॉच लेने पर CCPT फ्यूज मेल्ट हो गया है तो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के EP वाल्व में अर्थ फॉल्ट हो सकता है। जो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है उस शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के EP वाल्व में अर्थ फॉल्ट हो सकता है, तो शंट नॉच का प्रयोग हमें नहीं करना है। यहाँ पर शंट नॉच का प्रयोग ना करें। नौवा पॉइंट हो सकता है हमारे पास में, जैसे नॉच बाय नॉच रेगुलेशन करने पर CCPT फ्यूज मेल्ट हो जाता है। नॉच बाय नॉच रेगुलेशन के समय, अगर नॉच बाय नॉच रेगुलेशन के समय CCPT फ्यूज मेल्ट होता है तो VE2 के कॉइल में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट है, VE2 वाल्व के में अर्थ फॉल्ट है या फिर शॉर्ट सर्किट है। तो हमें क्या करना है, GR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के सेक्शन को क्लियर करना है, GR का मैनुअल कंट्रोल लेंगे, मैनुअल कंट्रोल। फिर हमें देखना है क्विक रिग्रेशन करने पर, यानी MP0 करने पर, अगर MP0 पर है और फिर क्विक रिग्रेशन कर रहे हैं, क्विक रिग्रेशन, और उस समय CCPT फ्यूज मेल्ट होता है, इसका मतलब QOD6 में अर्थ फॉल्ट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉच बाय नॉच रिग्रेशन करें लेकिन GR 0 पर आने पर पश्चात MP को 0 पर करना है, GR 0 पर आने पर MP को 0 पर करना है। नॉच बाय नॉच रिग्रेशन करना है लेकिन GR 0 पर आने के पश्चात MP को 0 पर करना है। उसके बाद में है कि MP को हमने P पर किया तब CCPT फ्यूज मेल्ट होगा, इसका मतलब CTF 1, 2, 3 ब्रेकिंग में, तो ब्रेकिंग में या फिर C145 इसमें अर्थ फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट है, तो रेस्टेड ब्रेक का उपयोग नहीं करना है हमें, रेस्टेटिक ब्रेकिंग का उपयोग ना करें।
उसके बाद में PVEF दबाने पर मान लो CCP फ्यूज मेल्ट हो जाता है। PVEF दबाने पर, अगर PVEF दबाने पर CCP फ्यूज मेल्ट होता है तो PVEF या फिर VEF इस कॉइल में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। तो VEF की कॉइल का पॉजिटिव वायर हमें निकाल लेना है, VEF की कॉइल का पॉजिटिव वायर निकाल लेना है, और यदि आवश्यक हो तो कंजक्शन वर्किंग को आइसोलेट कर देना है, कंजक्शन वर्किंग को आइसोलेट कर देना है। फिर है PVEF दबा दिया हमने, फिर BPHW दबाने पर, BPHW दबाने पर अगर हमारे पास में CCP फ्यूज मेल्ट होता है तो MB4 के वॉल्व में एक MB4 के वॉल्व के कॉइल में अर्थ फॉल्ट है या शॉर्ट सर्किट है, तो हमें MB4 पर किसी भारी वस्तु की जांच करना है, पॉजिटिव वायर निकाल देना है उसका। और LSB जलने पर अगर CCP मेल्ट हो रहा है जलने पर, इसका मतलब Q48 कॉइल है उसमें अर्थ फॉल्ट है, तो हमें हवा को ऑफ कर देना है। तो ये सारी 15 परिस्थितियाँ हैं जिनमें CCP फ्यूज मेल्ट होता है। तो सिर्फ अगर कारण हमें जानना है तो कौन कौन सी परिस्थितियों में CCP मेल्ट हो रहा है। HV ऑन करने पर, पेंटो उठाने पर, DJ क्लोज करने पर CCP मेल्ट हो रहा है। HV ऑन करने पर CCP मेल्ट होता है Q118 और Q51 की वजह से होगा। पेंटो उठाने पर VEPT बॉल में अर्थ फॉल्ट की वजह से होगा। DJ क्लोज करने पर Q44 QCVR की वजह से होगा। MPG ऑपरेट करने पर Q50 J1 J2 EV बॉल में CTF123 के ट्रैक्शन की वजह से होगा। MP को N की तरफ करेंगे तो L1 से L6 कॉन्ट्रैक्टर में अर्थ फॉल्ट की वजह से होगा। पहले नॉच पर Q51 और VE1 की वजह से होगा। छठवें नॉच पर EVPH GR की वजह से अर्थ फॉल्ट होगा। शंट नॉच लेने पर शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर EP बल्ब की वजह से होगा। नॉच बाय नॉच रेगुलेशन ले रहे हैं तो VE2 बल्ब है उसके अर्थ फॉल्ट की वजह से होगा। MP 0 पर है क्विक रेगुलेशन ले रहे हैं तो Q46 की वजह से होगा। MP P की साइड है तो उसका मतलब CTF123 की वजह से होगा। PVF दबाने पर PVF और VEF में अर्थ फॉल्ट की वजह से होगा, और BPHW दबाने पर MB4 की बल्ब की में अर्थ फॉल्ट होने की वजह से होगा। और LSB जलने पर अगर CCP फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब VE1 यानी कि Q48 जो Q48 कॉइल है उसमें अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा CCP फ्यूज मेल्ट होगा। तो हवा ऑफ करके हमें इनको सही कर लेना है। अब SN9 लॉको ब्रेक सिस्टम है ये हमारा। SN9 लॉको ब्रेक सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। ऐसे के द्वारा केवल लॉको ब्रेक लगते हैं, तो लॉको ब्रेक सिस्टम में तो लॉको ब्रेक लगते हैं। कैब में SN9 के लिए आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर लगाए गए हैं, ये आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं SN9 के लिए। जिस कैब के आइसोलेटिंग कॉक खुले हैं वो वर्किंग कैब है हमारी, और दूसरी कैब होती है उसमें आइसोलेटिंग कॉक बंद करते हैं। जैसे इस कैब से काम करना है तो इसके खोल देंगे हम आइसोलेटिंग कॉक और इसमें हम क्लोज कर देते हैं। पर MU2V बल्ब है जिस कैब से काम कर रहे हैं उस कैब का MU2V बल्ब है लीड पर रहना चाहिए। MR4 का कॉक का खुला होना चेक करेंगे, ये MR4 की कॉक है वो ओपन होनी चाहिए ताकि हवा SN9 को जो आती है इसका प्रेशर MR4 से जो हवा आती है वो 9.5 kg/cm² हवा आती है। SN9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है BC का, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 3 kg/cm² एडजस्ट किया जाता है। MR4 का प्रेशर जो है वो SN9 के वाल्व के पोर्ट नंबर 30 पर आकर रुक जाता है। ये जो प्रेशर आता है 9.5 kg पोर्ट नंबर 30 पर आकर के यहाँ पर रुक जाता है, तथा C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर नहीं रहता है, यहाँ पर रुक जाता है। C2 रिले वाल्व है ये पोर्ट नंबर 2, इस पर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि SN9 के पोर्ट नंबर 20 का जो संबंध है, इस SN9 के पोर्ट नंबर 20 का संबंध एग्जिट पोर्ट से जुड़ा रहता है वर्तमान में, इसलिए C2 पर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, C2 रिले वाल्व है अपनी बैलेंस पोजीशन में रहता है इस कंडीशन में, तब उसका पोर्ट नंबर 3 एग्जिट पोर्ट से जुड़ा रहता है। जब ये C2 रिले वाल्व है पोर्ट नंबर बैलेंस कंडीशन में रहता है तो पोर्ट नंबर 3 का संबंध एग्जिट पोर्ट से रहता है यहाँ पर, और ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं रहता है, लोको ब्रेक हमारे रिलीज रहते हैं। अब हमने क्या किया, SN9 को एप्लीकेशन पर अप्लाई कर दिया। SN9 को जैसे ही हमने एप्लीकेशन पर अप्लाई किया तो एप्लीकेशन पर अप्लाई करते ही उसके पोर्ट नंबर 20 का संबंध है वो एग्जिट पोर्ट से टूट करके 30 से जुड़ जाता है। जब ये 30 से जुड़ जाएगा तो प्रेशर यहाँ से आएगा, इधर से
प्रेशर इधर आएगा, एग्जिट पोर्ट से 30 से जुड़ जाएगा। तो एमआर का प्रेशर जो एडजस्ट किया हुआ था बीसी प्रेशर के लिए वो 3 kg/cm² इधर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 kg/cm² प्रेशर, एमआर का प्रेशर जो एडजस्ट किया हुआ था। तो SE9 के पोर्ट नंबर 30 और 20 से होते हुए MU2B वाल्व की लीड पर रहने से उसके पोर्ट नंबर 2 और 20 से होते हुए MU2B वाल्व की 2 और 20 से होते हुए ये C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इससे C2 रिले वाल्व है ये अनबैलेंस हो जाएगा, पहले बैलेंस था अनबैलेंस हो जाएगा। और जब ये अनबैलेंस हो जाएगा तो MR4 का प्रेशर जो यहाँ पर रुका हुआ था 1 नंबर पर, MR4 का प्रेशर C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 1 पर रुका रहता था, उसका संबंध अब किससे जुड़ जाएगा, उसका संबंध अब 3 से जुड़ जाएगा, इधर 3 से जुड़ जाएगा। और पोर्ट नंबर 1 का प्रेशर 3 से पोर्ट नंबर 2 पर आए हुए प्रेशर के बराबर, जैसे यहाँ पर 3 kg/cm² आया है तो MR4 का प्रेशर 3 kg/cm² प्रेशर इधर जाएगा। और जब बोगी कटआउट कॉर्क खुले होंगे तो बोगी कटआउट कॉर्क खुले होने पर ये प्रेशर पिस्टन में भरेगा, और पिस्टन में जब ये भरेगा तो ब्रेक सिलेंडर ऑपरेट हो जाएगा, पिस्टन इधर दबाएगा और ब्रेक ब्लॉक यहाँ पर चिपक जाएंगे, यानी ब्रेक लग जाएंगे, तो लोको ब्रेक लग जाते हैं। अब मान लीजिए इसको रिलीज करना है, तो रिलीज कैसे करेंगे? रिलीज करने के लिए हमारे पास दूसरी स्टेप है। SE9 हैंडल को जैसे रिलीज पोजिशन पर लाते हैं तो इसका जो 20 से संबंध बना था, 20-30 का संबंध बना था, 20 का संबंध 30 से टूटकर फिर से एग्जिट पोर्ट से हो जाता है। तो यहाँ से प्रेशर निकलेगा वापस, यहाँ से वापस प्रेशर इस एग्जिट पोर्ट से निकलेगा, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो पोर्ट नंबर 20 का संबंध SE9 के वाल्व नंबर एग्जिट पोर्ट से जुड़ेगा, तो C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 20 पर जो हवा गई थी वो MU2B वाल्व की लीड से होती हुई ये वापस निकल जाएगी। अब SE9 के एग्जिट पोर्ट से वातावरण में जब निकल जाएगी तो C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो 1 का और 3 का संबंध टूट जाएगा, और 3 पर जो प्रेशर है वो 3 का संबंध एग्जिट पोर्ट से हो जाएगा, और यहाँ का जो प्रेशर था वो वातावरण में निकल जाएगा, यानी एग्जिट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। इससे लोको जो सिलेंडर का जो टेंशन है वो वापस बैक आएगा, और जब वापस बैक आएगा तो इसका मतलब लोको ब्रेक हमारे रिलीज हो जाएंगे। अब इसमें साथ ही हम RS वाल्व की बात कर लेते हैं। ये RS वाल्व है, ये हमारा ALP के सामने लगा रहता है, ALP की साइड दोनों के में लगा रहता है, और इस वाल्व का जो संबंध है BP पाइप से होता है डायरेक्ट, और जैसे ही इस वाल्व को ऑपरेट किया जाता है गाड़ी में जल्दी ब्रेक लग जाते हैं। RS वाल्व को जैसे ही ऑपरेट करते हैं गाड़ी में जल्दी ब्रेक लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखें जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अंडर ट्रक से गियर केस या ट्रैक्शन मोटर से बिना QOP ड्रॉपिंग के धुआं निकलने पर दोष निवारण करना है, तो किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा? अंडर ट्रक से या गियर केस या ट्रैक्शन मोटर से बिना QOP ड्रॉपिंग के धुआं निकल रहा है, तो दोष निवारण हमें करना है। अंडर ट्रक में ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है, ट्रैक्शन मोटर से धुआं असमान आवाज़ आ रही है, तो गाड़ी किस तरीके से करेंगे? बाइक आउट होने पर क्या संकेत होगा, स्लिप इंजन होने पर क्या संकेत होगा? तो ट्रैक्शन मोटर से धुआं निकलने पर क्या है, कार्यवाही। QOP का यहाँ पर ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, QOP ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, ये हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करें, एक ख़राब मोटर की हमें जांच करनी है, जो भी ख़राब मोटर है उसकी जांच करनी है, ख़राब मोटर की जांच करनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, गाड़ी चालू करके सहायक चालक के द्वारा सभी एक्सल का घूमना सुनिश्चित करें। गाड़ी हम चालू करेंगे और देखेंगे कि सभी एक्सल घूम रहे हैं, सभी एक्सल का घूमना हमें चेक करना है, यानी सभी एक्सल घूम रहा है, अर्थात एक्सल लॉक तो नहीं है। गाड़ी रोकेंगे, एक्सल लॉक के कारणों का पता लगाएंगे। अगर एक्सल लॉक है, एक्सल हमारा लॉक है, तो उसके कारणों का हमें पता लगाना है कि किस कारण से एक्सल लॉक है, तो कारणों की जांच करेंगे। और वेयरिंग सीज, बाइक आउट, पिनियन या बुल गियर, टीथ टूटना,
इनकी सहायता की मांग करेंगे, यानी एक्सेल के कारणों की जांच करेंगे, देखेंगे कि माइका आउट हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुई है, माइका आउट हुआ है या फिर हमारा पिनियन में प्रॉब्लम है या फिर हमारे बुल गियर में प्रॉब्लम है, वो हमें चेक करना है। अगर मान लीजिए सभी एक्सेल घूम रहे हैं, सभी एक्सेल है प्रॉपर घूम रहे हैं, असामान्य आवाज़ आने के कारणों का पता लगाना है कि स्लिप पिनियन ट्रैक्शन मोटर से माइका आउट की जांच करेंगे है हमें, स्लिप पिनियन या फिर ट्रैक्शन मोटर से माइका आउट की जांच करनी है। और जांच करेंगे, उचित ट्रबल शूटिंग हम जो कर सकते हैं, उचित ट्रबल शूटिंग हम करेंगे, उचित ट्रबल शूटिंग जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। फिर हम देखें ट्रैक्शन मोटर से माइका आउट होने का संकेत क्या है, माइका आउट। तो माइका आउट होने का संकेत है ट्रैक्शन मोटर से धुआं आना, ये संकेत है। ट्रैक्शन मोटर से क्या आएगा, धुआं आता है, तो ट्रैक्शन मोटर से धुआं आना माइका आउट का संकेत है। गियर केस के पास लगी जाली में माइका के सफ़ेद रस्से दिखाई देते हैं, गियर केस के पास में जो सफ़ेद जाली लगी होती है उसमें माइका के सफ़ेद रेशे दिखाई देते हैं, सफ़ेद रेशे। कार्यवाही क्या करनी है, ख़राब जो ट्रैक्शन मोटर है उस ख़राब ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर देना है और टीएलसी को सूचित करना है, टीएलसी के निर्देश के अनुसार कार्य करना है, निर्देशानुसार कार्य करना है। अब स्लिप पिनियन होने के संकेत क्या है, स्लिप पिनियन होने का संकेत, स्लिप पिनियन होने का संकेत। तो स्लिप पिनियन होने का संकेत है गियर केस से धुआं या असामान्य आवाज़ आएगी, गियर केस से क्या आएगा, या धुआं आएगी या फिर एबनॉर्मल साउंड असामान्य आवाज़ आएगी, असामान्य आवाज़ आएगा। तो व्हील स्लिप का संकेत मिलेगा, हो सकता है हमें क्या मिलेगा, व्हील स्लिप। तो व्हील स्लिप का संकेत हमें मिलेगा। और यदि क्यूडी से संबंधित मोटर में स्लिप पिनियन है, किससे संबंधित, क्यूडी से संबंधित मोटर में अगर स्लिप पिनियन है तो व्हील स्लिप के साथ में हमें एलएसपी भी जलेगा। तो कार्यवाही क्या करना है हमें, कार्यवाही के लिए नीचे उतर करके स्लिप पिनियन वाली ट्रैक्शन मोटर की पहचान करनी है कि कौन सी मोटर में स्लिप पिनियन है, उसकी हमें पहचान करनी है और उसको हमें HMCS के द्वारा आइसोलेट करके सेक्शन क्लियर कर टीएलसी से बात करना है, सेक्शन क्लियर करना है और सेक्शन क्लियर करके टीएलसी से हमें बात करना है। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, WAG5 मल्टीपल यूनिट में विभिन्न कॉक पोजीशन हमें लिखनी है। कौन कौन सी विभिन्न पोजीशन है मल्टीपल यूनिट में, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखें WAG5 में कॉक पोजीशन, WAG5 कॉक पोजीशन, कौन कौन सी कॉक पोजीशन है WAG5 के अंदर। तो जैसे कटआउट कॉक हम देख लेते हैं और लीडिंग लॉको और ट्रेलिंग लॉको, जैसे मल्टीपल यूनिट है हमारे पास में, तो लीडिंग लॉको और ट्रेलिंग लॉको, ट्रेलिंग लॉको। तो लीडिंग लॉको, ट्रेलिंग लॉको और कटआउट कॉक, कटआउट कॉक। तो लीडिंग लॉको, ट्रेलिंग लॉको और कटआउट कॉक के बारे में बात करते हैं। तो कटआउट कॉक में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है A9 के दोनों कटआउट कॉक। अब A9 के दोनों कटआउट कॉक है लीडिंग लॉको के अंदर वर्किंग कैम में दोनों ओपन होने चाहिए और नॉन वर्किंग कैम में दोनों क्लोज होने चाहिए। जो वर्किंग है उसमें ओपन होंगे और नॉन वर्किंग है उसमें क्लोज होंगे। ट्रेलिंग लॉको में बात करें तो ट्रेलिंग लॉको में दोनों कैप के अंदर, बहुत कैप के अंदर ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। फिर SA9 के दोनों कटआउट कॉक की बात कर लेते हैं। SA9 के दोनों कटआउट कॉक है वर्किंग कैप के अंदर, वर्किंग कैप के अंदर दोनों ओपन होंगे, नॉन वर्किंग कैप के अंदर दोनों क्लोज होंगे और ट्रेलिंग लॉको में दोनों क्लोज होंगे, दोनों कैप के अंदर क्लोज होंगे। फिर MU2B वॉल्व की बात करते हैं, MU2B वॉल्व। अब MU2B वॉल्व है ये लीडिंग लॉको के अंदर तो लीड पर रहेगा और ट्रेलिंग लॉको के अंदर ये ट्रेल पर रहेगा। फिर हम बात करते हैं LNT कॉक की, LNT कॉक। LNT कॉक है ये लीडिंग लॉको में तो ओपन रहेगा
और ट्रेलिंग लॉको है उसमें क्लोज रहेगा। फिर हम बात करते हैं RGEV कॉक। RGEV कॉक है लीडिंग लॉको में तो ओपन रहेगा, लेकिन RGEV कॉक है ट्रेलिंग लॉको में भी ओपन रहेगा। एक अकेला कॉक है जो दोनों में ओपन रहेगा, RGEV कॉक। फिर छठवा है हमारे पास में, वो है फीड वॉल्व का कॉक, FP का कॉक। अब FP का कॉक लीडिंग लॉको में ओपन रहेगा, लेकिन ट्रेलिंग लॉको में ही क्लोज रहेगा FP का। और सातवां है IP मैग्नेट वॉल्व कटआउट कॉक। IP मैग्नेट वॉल्व कटआउट कॉक है, वो लीडिंग लॉको में तो ओपन रहेगा, लेकिन ट्रेलिंग लॉको में क्लोज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि WAG7 मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर लॉको में अंतर क्या है। तो WAG7 मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर लॉको में अंतर सिर्फ इतना है कि WAG7 मॉड्यूलर के समान ही, हमारा नॉन मॉड्यूलर के समान ही मॉड्यूलर है। सिर्फ अंतर कुछ बातों का है। कौन कौन से हैं? जो मॉड्यूलर में है, WAG7 मॉड्यूलर में है अलग से, WAG7 मॉड्यूलर में। पहला अंतर है कि 6 kg सेंटीमीटर का जो फीड वॉल्व है, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो फीड वॉल्व है, फीड वॉल्व या फीड पाइप, ये और C2 रिले वाल्व और एडिशनल C2 रिले वाल्व लॉको के अंदर लगे हुए हैं। ये C2 रिले वाल्व है, C2 रिले वाल्व और एडिशनल C2 रिले वाल्व है, C2 रिले वाल्व। ये हैं न्यूमेटिक पैनल में लगे हुए हैं, न्यूमेटिक पैनल में। किसके अंदर? जो मॉड्यूलर WAG7 मॉड्यूलर है उसके अंदर। SL1 है चक्का नंबर 5 के पास में लगा हुआ है। SL1 कहाँ पर लगा हुआ है? चक्का नंबर 5 के पास। और जो SL2 है वो चक्का नंबर 8 के पास लगा हुआ है, चक्का नंबर 8 के पास। ये मॉड्यूलर में है। कंट्रोल रिजर्वायर है बोगी नंबर 2 की तरफ लगा हुआ है, कंट्रोल रिजर्वायर ये है बोगी नंबर 2 की तरफ लगा है कंट्रोल रिजर्वायर। और R1 कॉक है चक्का नंबर 7 के पास CR के सामने लगा हुआ है। R1 कॉक चक्का नंबर 7 के पास कहाँ पर लगा हुआ है? CR के सामने लगा हुआ है, CR के सामने, यानी कंट्रोल रिजर्वायर के सामने लगा हुआ है, चक्का नंबर 7 के पास R1 कॉक लगा हुआ है। ये अंतर है।